हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? यस, चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं वोकैबुलरी पे और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एग्रेस करना। अब देखो तीन तरह के वर्ड्स होते हैं। एक होता है एग्रेस, है ना। एग्रेस का मीनिंग क्या होता है? बाहर की तरफ जाना। इसमें बेसिकली एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है ग्रेस या फिर ग्रैड। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? मूव करना या जाना। तो एग्रेस का मीनिंग क्या हो गया? आप बाहर की तरफ गए। इसका एंटोनिम हो जाता है इनग्रेस। इनग्रेस का मीनिंग क्या हो जाता है? एंट्री। तो अगर ये एग्जिट है तो ये एंट्री हो गया। तो एग्रेस इज एग्जिट, डिपार्चर, आउटलेट। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप बाहर की तरफ जा रहे हो। एंटोनिम्स इनग्रेस, अंदर की तरफ आ रहे हो। एंट्रेंस, एंट्री वे, अंदर की तरफ आ रहे हो। तो इमरजेंसी एग्रेस रूट्स को अनऑब्स्ट्रक्टेड रहना चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए सारी बिल्डिंग्स में। या कोई भी इमरजेंसी हो तो लोग क्या हो, आराम से निकल जाए। वो रूट्स क्या होने चाहिए? वो रूट्स एकदम ऐसे होने चाहिए कि कोई भी रुकावट ना हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये आज कौन सी डेट है? हाँ, 15 जून है ना आज। राइट राइट, 15 जून वाला ही है टोटल मैंने किया है ना। यस, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। ऐसा लग रहा है कि मैंने पुराना वाला टोटल नहीं कर लिया, तो चेक कर। 15 जून। अगले वर्ड पे आते हैं। अच्छा, बट उससे पहले एग्रेस ग्रेस रूट वर्ड हमने पढ़ा, इसी का एक और वर्ड होता है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस समझते हो क्या होता है? ट्रांसग्रेस वर्ड का मतलब होता है कि आप कोई रूल्स तोड़ रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो रूल्स। क्या कर रहे हो? इन्फ्रिंज कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, फ्लाउट कर रहे हो, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। मतलब रूल्स को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। ये जितने भी शब्द हैं आपके रूल्स तोड़ने वाले, इन सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। ये सारे के सारे शब्द आपके वर्ब्स हैं। इसी के जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि जैसे अगर आप रूल्स को तोड़ रहे हो, या फिर हम कह सकते हो आप किसी के घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो बिना, आपके पास मतलब कोई परमिशन नहीं है, आप उसके घर में इन्वेड कर रहे हो। इन्वेड का मतलब क्या होता है? अटैक कर रहे हो, बिना परमिशन के एंटर करने की कोशिश कर रहे हो। अतिक्रमण करने का क्या वर्ड होता है? आप लोग मुझे बताओगे? अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, ई से होता है। अगर आप किसी के घर में अतिक्रमण कर रहे हो, बिना परमिशन के एंटर कर रहे हो, कॉकरोच जैसा होता है। कुछ याद आ रहा है? एनक्रोच करना है। एनक्रोच कर रहे हो मीन्स एंटर विदाउट परमिशन, या एंटर विदाउट परमिशन ट्रेसपास करना भी बोलते हैं। ट्रेसपास कर रहे हो, तो ट्रेसपास इज एंटर विदाउट परमिशन, एनक्रोच इज अतिक्रमण कर रहे हो। मतलब वो आपका है नहीं, लेकिन आपने उसको, उसके ऊपर अपना हक समझ। तो ये सारे वर्ड्स का ही मतलब क्या हो गया कि आप बिना परमिशन के सामने वाले के घर में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सामने वाले के घर में, सामने वाले की प्रॉपर्टी में एंटर करने की कोशिश। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सिगुअस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्सिगुअस वर्ड का मतलब क्या होगा? इतू सा, बहुत छोटा सा। वेरी स्मॉल इन अमाउंट, स्कैंटी, बहुत थोड़ा सा है। स्कैंटी है, मीगर है, स्पार्स है, बहुत थोड़ा सा, इतू सा है। बहुत है भाई, अबंडेंट है, एम्पल है, बहुत है, प्लेंटीफुल है, बहुत है। तो विलेज के पास बस बहुत ही थोड़ा सा पीने का पानी था समर के दौरान, बहुत थोड़ा सा था। कोई चीज अगर बहुत थोड़ी सी होती है, उसका एक इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, एंड दैट इज फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है कि वो चीज क्या है? वो बहुत ही रेयर है, वेरी रेयर, बहुत ही इतूसी है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसी के जैसा एक वर्ड होता है, थोड़ा सा नियर सिनोनिम में आता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा छोटी है तो आप उसको क्या बोलोगे? बहुत स्मॉल है, तो वो चीज क्या है? माइन्यूट है, टाइनी है, लिलीपुशियन है। लिलीपुशियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। मतलब वो चीज कैसी है
इतू सी है, बहुत ही छोटी सी है, माइन्यूस्क्यूल है, वेरी गुड। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी सी है। पेटाइट है, वी है, कॉम्पैक्ट है, मतलब वो चीज, हाँ डिम्यूनेटिव है, मतलब वो चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी सी है। तो दैट थिंग इज वेरी स्मॉल। अच्छा, बहुत छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है। तो कोई चीज बहुत छोटी होती है, बहुत सुंदर होती है, आप उसको क्या बोलते हो, डेंटी। डेंटी शब्द का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज छोटी तो है बट साथ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल। ये डेंटी वर्ड भी बहुत बड़ी बात है। अब इसकी तीसरी कैटेगरी होती है, वो चीज चुटकी भर की है, मतलब वो चीज, मुझे इतनी सी एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मतलब वो चीज बहुत छोटी सी है, बहुत चुटकी भर की का अमाउंट है, तो क्या बोलोगे, मॉर्सल। क्या बोलोगे, स्पेक। आयोटा, बहुत थोड़ा सा है, चुटकी भर है, इतू सा है। और क्या बोल सकते हैं, नगेट। नगेट मीन्स छोटा सा पीस उस चीज। क्रम्ब मीन्स छोटा सा पीस। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि उस चीज का बहुत ही ज्यादा छोटा सा पीस है। इन सारे शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सारे के सारे शब्द नाउन्स। ऑल ऑफ स्मिजन रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला, स्मिजन। स्मिजन इज ऑल्सो व्हाट, बहुत छोटा सा, या वो चीज बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में। पिंच ऑफ समथिंग, राइट। ग्रेन भी बोलते हैं, ग्रेन ऑफ समथिंग, पिंच ऑफ समथिंग मीन्स बहुत थोड़ी। मोडिकम है, बहुत छोटा अमाउंट। मोडिकम इज ऑल्सो व्हाट, बहुत छोटा। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट करना। कोई गलत काम कर रहा है, आप उस गलत काम में सामने वाले का साथ दे रहे हो, इसका मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, अबेट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, टू एनकरेज और असिस्ट स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। गलत काम में आप किसी का साथ दे रहे हो, उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो, मतलब गलत काम में आप क्या कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो। एंटोनिम्स, डिटर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, रोक रहे हो गलत काम में, इम्पीड कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, रोक रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो, आप उसको गलत काम में रोक रहे हो। तो कोई भी इंसान अगर हेल्प कर रहा होगा फाइनेंशियल फ्रॉड में, तो उसको भी, उसके ऊपर भी बहुत ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेज डाले जाएंगे, मतलब उसको भी बहुत ज्यादा झेलना पड़े। ऐसे जो लोग गलत काम में हेल्प करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस कौन हो जाते हैं, जो लोग आपकी गलत काम में हेल्प, क्या बोलते हैं, क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर का मतलब क्या हो गया, समवन, या पार्टनर इन क्राइम। क्राइम पार्टनर नहीं बोलोगे, पार्टनर इन क्राइम। तो वो इंसान जो आपकी गलत काम में मदद कर रहा है, अकॉम्प्लिस। और इस गलत काम में हेल्प करने के प्रोसेस को, इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए हैं के लिए आप फ्रेज क्या यूज कर सकते हो, हैंड इन ग्लव्स। हैंड इन ग्लव्स मीन्स दोनों के दोनों क्या है, मिले हुए हैं। इन कहूट्स विद, इफ यू आर इन कहूट्स विद समवन, इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान के साथ पूरी तरीके से मिले हुए, उस इंसान की क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हो। आप क्या हो, यू आर व्हाट, यू आर अ बेटर। अ बेटर कौन होता है, अ बेटर अकम्प्लिस ही होता है जो गलत काम में हेल्प। इसमें रूट वर्ड क्या है, को का मतलब होता है टुगेदर। तो जो इंसान साथ में आके आपकी गलत काम में आपकी मदद। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज परफिडियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया। इसमें एक रूट वर्ड है फाइड। फाइड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विश्वास, बिलीव। फाइड और एक क्रेड, दो दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है विश्वास। तो परफिडियस का मतलब क्या है, सामने से हंस रहे हैं, इसने इसको धोखा दे दे चाकू मार दे, इसने इसको धोखा दे दे चाकू मार दे। मीन्स डिसलॉयल, डिसीटफुल, ट्रस्टवर्ड, नॉट ट्रस्टवर्ड, आप उसे विश्वास नहीं करते। ट्रेचरस है, धोखा दे देगा। डिसलॉयल है, फेथलेस है, नहीं कर सकते भाई विश्वास। एंटोनिम्स, लॉयल है। लॉयल लोग क्या होते हैं, ट्रू ब्लड होते हैं। डाई हार्ड, स्टॉन्च सपोर्टर होते हैं लॉयल लोग। ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं। फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास कर सकते। तो जो परफिडियस सर्वेंट था, जो धोखेबाज सर्वेंट था, उसने अपने मास्टर को धोखा दे दिया पैसे।
बेवफाई का वर्ड क्या होता है? इससे मुझे हमेशा एक सॉन्ग याद आता है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है। तो बेवफाई इज व्हाट? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी इज व्हाट? बेवफाई मीन्स परफिडी। मतलब आपने सामने वाले को क्या किया है? आपने सामने वाले को धोखा दिया है, डिसेप्शन, ट्रेचरी। दे दिया। एक बड़ा प्यारा फ्रेज होता है, कुछ लोग ना शकी होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो हस्बैंड है या उनकी जो वाइफ है वो उनको धोखा दे रही है। ऐसे शकी लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे शकी लोगों को बोलते हैं डाउटिंग थॉमस। डाउटिंग थॉमस कौन होते हैं? जो हमेशा शक करते हैं, हैबिचुअल शक करने वाले को बोलते हैं स्केप्टिक। तो जिस इंसान को आदत थी वो शक करने की, सच अ पर्सन इज व्हाट? डाउटिंग। अच्छा, जो भगवान पे शक करता हो कि भगवान है या नहीं मुझे नहीं पता, जो भगवान पे शक करता हो उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक कौन होता है? ऐसा नहीं कि भगवान पे विश्वास नहीं करता या भगवान पे विश्वास करता है, नहीं। एग्नोस्टिक मीन्स इसको डाउट होता है भगवान को लेके, डाउट रिगार्डिंग गॉड, ये भगवान है भी क्या, जो डाउट में रहता है। सच अ पर्सन इज व्हाट? एग्नोस्टिक। जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता वो अथीस्ट होता है। अथीस्ट इज जो भगवान पे विश्वास ही ना करे, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक बोलते हैं। और जो भगवान पे विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट। थीस्ट इज व्हाट? आस्तिक मीन्स वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो एग्नोस्टिक और थीस्ट, अथीस्ट में सबको डिफरेंस क्लियर है? थियो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? गॉड। तो एग्नोस्टिक और अथीस्ट दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। अथीस्ट को कोई विश्वास नहीं है भगवान पे, लेकिन एग्नोस्टिक को डाउट है भगवान। वापस आ जाते हैं, अगला वर्ड है र्यूमिनेट करना। र्यूमिनेट करने का मतलब क्या है? कि आप गहराइयों में किसी चीज को सोच रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? टू थिंक डीपली एंड केयरफुली अबाउट सम, किसी चीज के बारे में गहराइयों में जाके सोच। कंटेम्पलेट कर रहे हो, डेलिब्रेट कर रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, ब्रूड कर रहे हो, मीन्स गहराइयों में जाके सोच। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो इकोनॉमिस्ट अभी भी गहराइयों में जाके सोच रहे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट। अभी भी क्या कर रहे हैं? वो इस चीज को गहराई में जाके सोच रहे हैं। अगर आप किसी चीज को गहराइयों में सोचते हो तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड, एक बड़ा प्यारा फ्रेज यूज करते हैं, मल इट ओवर। मल इट ओवर का मतलब क्या है? आप गहराइयों में जाके सोच रहे हो। च्यू ओवर, गहराइयों में जाके सोच। च्यू द कड, कड पता है क्या होता है? कड होता है जैसे भैंस ना हमेशा मुंह चलाती रहती है, उसने खाना बहुत देर पहले का खाया होगा लेकिन वो बाद में भी मुंह चला रही होगी, तो उसको बोलते हैं कड। जो वो अंदर पहले का खाना खाया हुआ बाद में उसको च्यू कर रही है। तो च्यू द कर्ड, च्यू ओवर, मल ओवर, इन सब का मीनिंग क्या होता है? थिंक डीपली, गहराइयों में जाके। अच्छा, कुछ लोग से आपने कोई टॉपिक डिस्कस किया, उसने आपको क्या बोला? आई स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट का मतलब क्या है? कि मैं ना रात को सोऊंगा और सोचूंगा इसके बारे में और कल आपको बता दूँ। तो स्लीप ऑन इट का मतलब भी क्या होता है? थिंक डीपली। लेकिन रात भर इसमें आ जाती है, इसमें नाइट इन्वॉल्व हो जाती है कि मैं रात भर इसके बारे में गहराई में सोचूंगा और फिर आपको क्या करूंगा? कल बता। फिर एक वर्ड होता है म्यूज करना। म्यूज करने का मतलब भी क्या होता है? आप शांत होकर सोच रहे हो उस बात को, मीन्स म्यूज कर रहे हो, कोजिटेट करना। ये वर्ड का मतलब भी क्या है? कि आप उस चीज को आराम से सोच रहे हो, डीपली, गहराइयों में जाके सोच। सारे के सारे वर्ड्स हमने जितने भी लिखे हैं इन सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर वर्ब्स। और सबका मतलब है कि मैं सब चीज को गहराई में जाके सोच रहा हूँ। हाँ, एक और इडियम होता है, पुट ऑन वन थिंकिंग कैप। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर करना। आपने अपनी सोचने वाली कैप पहन ली है, मतलब आप उस चीज को गहराई में जाके सोच। क्लियर सभी को? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक पता है किसके लिए बोलते हैं? काऊ के लिए बोलते हैं। आपने गाय देखी है? गाय हमेशा शांत रहती है, अनइमोशनल सी रहती है। तो फ्लेगमेटिक भी काऊ के लिए वर्ड होता है, मतलब ऐसा इंसान जो एकदम क्या हो? जो एकदम शांत हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? फ्लेगमेटिक। लास्ट में आई सी लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया?
तो एकदम शांत हो, कोई इमोशंस ना हो, जिसको आप इजीली एक्साइट नहीं करते, उसको आप क्या बोल सकते हो, काउ लाइक भी बोल सकते हो, गाय के जैसा, एकदम काम, एकदम कंपोज्ड, एकदम अनरफल्ड, सीरीन, शांत, ट्रैंक्विल, शांत, प्लासिड, प्लासिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में, मतलब एकदम शांत, कोई इमोशन, स्टॉलिड, राइट, स्टॉलिड ऑल्सो मीन्स एकदम कोई इमोशंस। एंटोनिम जो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाए, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए, बहुत जल्दी उसके इमोशंस आ जाए, तो प्रॉब्लम के टाइम पे भी वो एकदम शांत थी और एकदम फोकस्ड, मतलब प्रॉब्लम के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो एकदम शांत। अगला वर्ड है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब क्या, बहुत बड़ा, ह्यूज, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, तो ग्रेट विकेडनेस, इनॉर्मिटी का मतलब विकेडनेस और एक्सट्रीम सीरियसनेस ऑफ एन एक्ट। अच्छा, दोनों मतलब होते हैं, एक मतलब तो वही हो गया, कोई चीज इनॉर्मस है, इसका मतलब क्या है, वो चीज बहुत बड़ी है, और दूसरा मतलब क्या है कि किसी ने बहुत ज्यादा ही गंदा काम किया, मतलब है तो ह्यूज ही, मतलब लेकिन ह्यूज किस चीज में है, बहुत ज्यादा खराब एक्शन किसी ने लिया है। हीनसनेस, बहुत ही घिनौना काम, एट्रोसिटी, बहुत ही गंदा काम, मॉन्स्ट्रोसिटी, मतलब एकदम राक्षस बन गए, बहुत ही घटिया काम, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये वर्ड कैसा है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड, आप बहुत ज्यादा ही घटिया इंसान बन चुके हो। इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब भी क्या होता है कि बहुत ही गलत हो रहा है, लोग हद से ज्यादा गलत हो रहा है, दैट इज इनइक्विटी। एंटोनिम्स, वर्च्यू, बहुत बढ़िया, बेनेवोलेंस, बहुत बड़ा दिल है आपका, इंटीग्रिटी, आपके अंदर ऑनेस्टी है, आप कोई भी चीज गलत नहीं करते, ऑनेस्टी का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है प्रोबिटी, आप कभी भी कुछ गलत नहीं करते, स्क्रूपुलसनेस, आप जो भी करते हो एकदम पूरी ईमानदारी के साथ। तो इतना गंदा वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से पूरी पूरी कम्युनिटी क्या है, शॉक। तो इनॉर्मिटी वैसे किससे बना है, इनॉर्मस वर्ड से बना है। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, लेकिन इनॉर्मिटी का मतलब क्या है, ह्यूज है, लेकिन क्या ह्यूज है, क्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही क्रूरता है, घोर दुष्टता, क्या बोला गया, कोई परेशानी, ह्यूज किस सेंस में है, क्रुअल्टी के सेंस में, तो आप क्या बोल सकते हो, ह्यूज क्रुअल्टी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा क्रुअल्टी। अच्छा, मुझे इसी बात पे इनॉर्मस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अच्छा, वैसे जो इनॉर्मस ह्यूज होता है ना, इसके अगर मैं नाउन फॉर्म की बात करूँ ना, तो इसका नाउन फॉर्म होता है इनॉर्मसनेस। इसको आप कह सकते हो कि समथिंग इज ह्यूज, कोई चीज ह्यूज है, लेकिन इसका जो ये वाला वर्ड होता है इनॉर्मिटी, इसका मतलब क्या होता है, हद से ज्यादा क्रूअल्टी, मीन्स एक्सेसिव क्रूअल्टी। ये तो हमने बात कर ली इन दोनों वर्ड्स की, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन्स का मीनिंग अलग अलग है। एडजेक्टिव ये है इनॉर्मस। अब बात करते हैं इनॉर्मस एडजेक्टिव के, मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर इनॉर्मस है मतलब कैसी है, बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है, तो ह्यूज वर्ड के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, कोलोसल है, एलिफेंटाइन है, कॉस्मिक है, एस्ट्रोनॉमिक है, गैरगैंटुआन है, जायजेंटिक है, मैसिव है, बहुत बड़ी है, इमेंस है, वॉपिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, ह्यूमंगस है, मतलब वो चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। बेहेमॉथ है, वेरी गुड, बेहेमॉथ है, मेमॉथ है, मॉन्यूमेंट, टाइटैनिक रह गया मैम, राइट, टाइटैनिक है, मॉन्यूमेंटल है, राइट, वेरी गुड, मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जितने भी हमने वर्ड्स किए, इन सारे शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर, सारे के सारे शब्द आपके ये एडजेक्टिव्स। कोई परेशानी किसी को, जंबो है मैम, जंबो रह गया, वेरी गुड, जंबो रह गया, माउंटेनस भी रह गया मैम, माउंटेनस है,
गोलियाथ है, लेवियाथन है, सारे शब्दों का मतलब बहुत बड़े। प्रोडिजियस है, वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज बम्किन। बम्किन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से गांव का जैसा इंसान। तो जो इंसान गांव का होता है, जिसको आपको लगता है कि उसको कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? ऐसे इंसान को आप बोलते हो बम्किन। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, टू एन ऑकवर्ड एंड और अनसोफिस्टिकेटेड रूरल पर्सन, मतलब इसको बोले तो गंवार देहाती जिसको बोलते हैं। योकेल भी बोलते हैं कंट्री पर्सन, गांव का इंसान। हिक का मतलब भी क्या हो गया? गांव का इंसान। हेसीड का मतलब भी गांव का इंसान। रस्टिक भी बोलते हैं, रस्टिक इज व्हाट? गांव का इंसान। बुअर, गांव का इंसान। एंटोनिम्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अर्बन, शहरों का है। जेंटलमैन है, शहरों का है। तो सिटी के लोगों ने उस बम्किन को गलत समझ लिया कि उसको कुछ भी नहीं पता मॉडर्न लाइफ के बारे में, जबकि उसको सब कुछ पता था। तो गांव के इंसान को क्या बोला गया? गांव के इंसान को बोलते हो पम्पकिन, योकिल, हिक, हेसीड, रस्टिक, बुअर। मतलब एक तरीके से नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया कि उसको कुछ भी नहीं आता। अरे जिस इंसान को बहुत कुछ आता है, चलो ये तो हमने कर लिया, जिसको कुछ भी नहीं आता है। जिस इंसान को बहुत कुछ आता है उसको आप क्या बोलते हो? सेवेंट। बहुत कुछ आता है उस इंसान, क्या बोलते हो? एक्सपर्ट है, माइस्ट्रो है, वेटरन है, एरुडाइट है, स्कॉलरली है, डोयन है, विजर्ड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि उस इंसान को बहुत कुछ आता है। पॉलीमैथ, पॉलीमैथ मीन्स बहुत नॉलेज है उस इंसान। सेज है वो। तो इन सारे शब्दों का मतलब है कि उस इंसान को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। एरिस्टोक्रेट है, राइट। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्स है। तो जो भी तुम मुझे बोल रहे हो ना, थोड़ा सा कम शब्दों में बोलो, मुझे ना टर्स बातें ज्यादा पसंद है। इसका मतलब कम शब्दों में बोलो जो भी बोल रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, ब्रीफ एंड कंसाइज। कभी कभी तो बहुत छोटा हो जाता है। सक्सेंट, लेकॉनिक, कर्ट, मतलब बहुत कम शब्दों में। मुझे बहुत ज्यादा शब्द सुनने की आदत नहीं है, कम कम शब्दों में बोल दो। पिथी, क्रिस्प, कॉम्पैक्ट। एंटोनिम्स बहुत लंबा लंबा बोल रहे हो, वर्बोस, प्रोलिक्स, बहुत बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। रैमलिंग, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मतलब बहुत लंबा लंबा। तो जज ने एक बहुत ब्रीफ, वर्डिक्ट मीन्स जजमेंट। जज ने एक बहुत ही ब्रीफ जजमेंट दिया, इसमें कोई भी जगह नहीं बची एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी मीन्स लैक ऑफ क्लैरिटी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्लैरिटी की कमी हो, एकदम क्लियर और एकदम टू द पॉइंट जजमेंट दिया जज ने। कैसा जजमेंट दिया? टू द पॉइंट। टू द पॉइंट को आप क्या बोलते हो? कट टू द चेस, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जजमेंट दिया, कहीं पे भी जज ने गोल गोल नहीं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, बेनिफिशिएंट। सबसे पहले तो लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसमें एक रूट वर्ड है बेनी। बेनी और ईयू आपके दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, गुड। बेनिफिशिएंट कौन होता है? वो इंसान जो बहुत अच्छा होता है। बेनिवॉलेंट होता है, चैरिटेबल होता है, काइंड हार्टेड होता है, म्यूनिफिसेंट होता है, बहुत बड़े दिल वाला होता है, मैग्नानिमस होता है, बहुत बड़े दिल वाला होता है, फिलेंथ्रोपिक होता है, बहुत बड़े दिल वाला होता है, कंपैशनेट होता है, बहुत दयालु होता है। मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान को आप क्या बोलते हो? बेनिवॉलेंट। एंटोनिम्स, क्रूर है, सेल्फिश है, मेलेवॉलेंट है, बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही क्रूर है, बहुत ही ब्रूटल है। तो जो बेनिफिशिएंट डोनर था, जो बहुत ही बड़े दिल वाला डोनर था, उसने बहुत सारे गरीब बच्चों की एजुकेशन को फंड, बहुत सारे गरीब बच्चों की एजुकेशन। फिलेंथ्रोपिक में फाइल रूट वर्ड का मीनिंग क्या था? फाइल और एमी दो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है प्यार। एंथ्रोपो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंसान। तो जो इंसानों से प्यार करे
उसको आप क्या बोलते हो, फिलैंथ्रोप। ऐसे अच्छे इंसानों को गुड समैरिटन्स भी बोलते हैं। गुड समैरिटन्स कौन होते हैं, जो लोग बहुत ही बढ़िया पीपल हो। अल्ट्रुइस्टिक भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। अल्ट्रुइस्टिक कौन होता है, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए डिवोट कर। इसमें रूट वर्ड होता है ऑल्टर। ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर। तो जिस इंसान ने अपनी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए डिवोट कर दी है, ऐसे इंसान को हम अल्ट्रुइस्टिक। आज की स्टोरी पे आ जाते हैं। स्टोरी है लॉयल्टी बियॉन्ड रिवॉर्ड। तो लॉयल्टी ऐसी जिसका मतलब रिवॉर्ड से भी जो परे थी। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत। तो आज की कहानी है राघव की। राघव जाना जाता था फॉर इज अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मीन्स ना हिलने वाली, मतलब रेजोल्यूट, जिसको कोई हिला नहीं सकता। लॉयल्टी का मतलब क्या है, वफादारी। तो वफादारी के लिए राघव को जाया जाता था अपने काम को लेके। काम को लेके वो बहुत वफादार था। हर सुबह वो ऑफिस में एंटर करता था सेम एंट्री। एग्रेस मीन्स एंट्री गेट। तो सेम एंट्री गेट से वो एंटर करता था। उसको डिटरमिन्ड था, उसने सोच रखा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, भले ही मुझे कोई रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हालांकि कंपनी के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थे। एक्सिग्यूअस मीन्स वेरी लेस। और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी कंपनी, फाइनेंशियली कंपनी के पास पैसा नहीं था। लेकिन कभी भी राघव ने उस चीज को यूज नहीं किया अपने स्टैंडर्ड को कम करने। कुछ कोलीग्स जो है क्या करते थे, हेल्प करते थे। गलत काम में हेल्प करना वॉज अबेट करना। गलत शॉर्टकट लेते थे, अनएथिकल गलत चीजें यूज करते थे अपने अपने कामों को जल्दी खत्म करने में। लेकिन राघव ने मना कर दिया, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं अपनाऊं। उसको लगता था कि अगर मैंने धोखा दिया, परफिडियस का मतलब क्या, धोखेबाज, अगर मैं ट्रेचरस रहा, अगर मैं धोखेबाज बन गया अपनी जिम्मेदारियों को लेके, तो इवेंचुअली मीन्स फाइनली, फाइनली मेरा कैरेक्टर और मेरा करियर तबाह हो जाएगा। जब भी चैलेंजेस आते थे वो हमेशा गहराई में सोचता था। र्यूमिनेट मीन्स थिंक डीपली। वो हमेशा गहराई में सोचता था डिसीजन लेने से पहले। वो इंश्योर करता था कि उसका जो भी एक्शन हो वो उसके प्रिंसिपल से अलाइन करे। अलाइन मीन्स मैच करे। प्रिंसिपल्स मीन्स उसके जो सिद्धांत। अनलाइक अदर्स, वो दूसरों के जैसा नहीं था जो पैनिक करते थे, डर जाते थे प्रेशर के अंदर। उसका फ्लेगमैटिक, फ्लेगमैटिक मीन्स एकदम शांत। उसका एकदम शांत नेचर था जो उसे मदद करता था शांत रहने में और फोकस्ड। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ने ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ गई, क्योंकि एक अकाउंटिंग मिस्टेक हो गई जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एनॉर्मिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ बहुत ही गंदी हो, घिनौनी हो। बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया। एक सिंगल बम्किन, जब बम्किन मीन्स जो गांव का इंसान था, रूरल पर्सन जो था, सपोर्ट स्टाफ से उसने रिवील कर दिया, उसने शो कर दिया कैसा क्लू जिससे मदद हुई, सामने रियल इशू आया। राघव ने अपनी टीम के साथ बताया इस बात को बहुत ही टर्स, टर्स मीन्स बहुत ही ब्रीफ लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मैनर में। उसने ड्रामा नहीं किया और सोल्यूशन पे ही फोकस किया। उसकी डेडिकेशन ने हर किसी को इंस्पायर किया। बहुत सालों बाद जब कंपनी फाइनली ग्रो कर गई तो मैनेजमेंट ने उसको ऑनर किया उसके बहुत ही काइंड एटीट्यूड के लिए, अपने काम को लेके भी और अपने साथियों को। उसकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि लॉयल्टी जो होती है वो रिवॉर्ड से मेजर नहीं होती, सिंसियरिटी से होती है, आपके कमिटमेंट से होती है कि आप वो चीज़ तब कर रहे हो जब कोई देख भी नहीं रहा, तब भी आप सिंसियर हो। वो चीज़ एक्चुअल में ट्रू लॉयल्टी होती है। तो ऑथर ने क्या बोला कि अपने काम के प्रति लॉयल रहो। आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे टाइम के साथ, बट अपने काम से कभी धोखा मत दो। तो अगर आपका काम इस समय पढ़ाई करना है तो कभी धोखा मत देना अपने आप को। कोई नहीं देख रहा तो चलो कुछ ये कर लेता हूँ, विच इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। तो लॉयल्टी जब होती है तो विश्वास डेवलप होता है, कैरेक्टर डेवलप होता है, सक्सेस मिलती है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम में भी। तो लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया सभी को? तो ये जितने भी वर्ड्स हमने यूज़ किए थे सबके मीनिंग्स हैं, ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली रिवाइज भी कर सकते हैं। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। कैवलरी कौन होते हैं, जो घोड़े पे सवार जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं कैवलरी। और इन्फेंट्री किसको बोलते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो जो सोल्जर्स पैदल चलते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं, और जो सोल्जर्स घोड़े पर होते हैं उस पूरे ग्रुप को कैवलरी बोलते हैं। चर्लिश, बहुत ही रूड। वो इंसान कैसा था, बहुत ही रूड था, इसका मतलब चर्लिश था। इनसोशिएंट भी बोलते हैं।
कोई इंसान अगर बहुत ही इनसोशिएंट है, इसका मतलब वो इंसान कैसा है, बहुत ही रूड है, मतलब आपसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। इनसोशिएंट नहीं बोलते, सॉरी इनसोलेंट बोलते हैं। इनसोशिएंट का मीनिंग जल्दी से मुझे बता दो। इनसोलेंट होता है रूड, इनसोशिएंट मीन्स जिसको किसी बात की चिंता ही नहीं होती। नॉन चालेंट के सिनोनिम में पढ़ा था इनसोशिएंट। आप भी कंफ्यूज हो गए? तो इनसोशिएंट वाज नॉन चालेंट जो केयर फ्री होता है, और इनसोलेंट होता है, दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं बट मीनिंग एकदम अलग अलग है। इनसोलेंट होता है वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रूड होता है। कंजेक्चर, आपने गेस वर्क किया। कंजेक्चर वर्ड, और एक और वर्ड होता है सरमाइज करना। सरमाइज करना वर्ब होता है, इसका मतलब होता है गेस करना, और कंजेक्चर का मतलब क्या हो गया, ये नाउन फॉर्म हो गया गेस का। कॉन्स्टर्नेशन, आपको चिंता सी हो रही है, यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, शॉक में हो, कॉन्स्टर्नेशन। इसी का के जैसा एक और वर्ड होता है कॉन्स्टलेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो, कॉन्स्टलेशन। तो ये दोनों वर्ड्स भी एक जैसे हैं बट मीनिंग एकदम अलग है। तो कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, और कॉन्स्टलेशन इज आपको जिस बात की चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है। मैं हमेशा ऐसे कोशिश करूंगी बेटा कि जिन वर्ड्स से आप कंफ्यूज हो सकते हो ना, वो दोनों वर्ड्स एक साथ लिख दूं, जैसे इंसोलेंट और इंसोशिएंट, कॉन्स्टर्नेशन और कॉन्स्टलेशन, कैवलरी और इन्फेंट्री, जिससे कि आपका कंफ्यूजन कभी भी आपके सामने ना आए। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। थिंक ओवर, या मैं इसके ऊपर सोचूंगा, है ना, मल ओवर करूंगा, च्यू ओवर करूंगा, मीन्स आई विल स्लीप ऑन इट, मीन्स मैं इसके ऊपर सोचूंगा। थिंक डीपली। थिंक थ्रू, इसका मतलब भी कहता है बहुत केयरफुली मैं इसे कंसिडर करूंगा, इस चीज को बहुत केयरफुली सोचना। थिंक अप, आपने कुछ झूठी कहानी बना ली। झूठी कहानी बनाने को और क्या बोलते हैं, कॉन्कॉक्ट करना, डॉक्टर करना, फैब्रिकेट करना। इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, झूठी कहानी बनाना। तो आपने झूठी कहानी, थ्रो अवे फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया को क्या बोलते हैं, डिस्पोज। अच्छा, डिस्पोज के साथ ओ डबल एफ ऑफ नहीं आता, सिंगल ऑफ आता है, यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है। डिस्पोज ऑफ कर दिया मीन्स फेंक दिया। ईडियम एंड फ्रेजेस, आज हम स्लीप के ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। स्लीप अवे मतलब आपने समय बर्बाद कर दिया सो के, तो इफ यू हैव स्लेप्ट अवे मीन्स समय बर्बाद कर दिया सो के। स्लीप अंडर द स्टार्स, बाहर सो रहे हो। कैच अ नैप, छोटी सी नैप ले लिया ना, कैट नैप भी बोलते हैं। कैट नैप या कैच अ नैप, छोटी सी नैप नहीं होती, मतलब छोटी सी नींद ले ली। स्लीप ऑफ, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उससे आप रिकवर कर रहे हो। रिकवर करने को और क्या बोलते हैं, रेक्यूपरेट करना। रेक्यूपरेट करना मीन्स प्रॉब्लम से, बीमारी से रिकवर करना, और स्लीप ऑफ मीन्स सो के रिकवर करना। तबीयत खराब थी, सो गए, आप सो के उठो तो फ्रेश फील हो रहा है, स्लीप ऑफ। ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ोगे, इंग्लिश विद निमिषा बसंत टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। मजा आ रहा है सेशन में, वोकैबुलरी समझ में आई सभी को? आर यू एंजॉइंग द सेशन? फुलर एक्सप्रेशन ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो इंडिया की जो महंगाई चल रही है उसके ऊपर ऑथर कुछ बात करने जा रहे हैं, और फुलर एक्सप्रेशन का मतलब है, फुल मीन्स कंप्लीट, तो पूरी तरीके से ऑथर उस बारे में बात करने। फुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट ऑथर उस बात का आइडिया हमें है, गहराइयों में जाके ऑथर बात करने। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया का जो मे का रिटेल इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर को महंगाई झेलनी पड़ती है उसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। दो तरह की महंगाई होती है, एक होती है होलसेल इन्फ्लेशन और एक होती है रिटेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन जो दुकानदारों को झेलनी पड़ती है, और रिटेल इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर को, कस्टमर को झेलनी पड़ती है। तो जो कस्टमर को महंगाई झेलनी पड़ रही है वो 3.93% है, जो कि सबसे ज्यादा है अभी की सीरीज में। सीपीआई सीरीज का मतलब क्या होता है? सीपीआई इज व्हाट? सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि पूरा का पूरा हमने एक बास्केट बना ली, ये सामान डाल दिया, इस सामान में जितनी महंगाई उससे हम महंगाई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा महंगाई जो आई है इस बार वो मई की आई है, दैट इज 3.93%। और रफली मीन्स लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 15 महीने का हाई है। अगर हम इसको पिछली सीरीज से कंपेयर करें तो ये 15 महीने के हाई पे है और हैज बिगन टू रिफ्लेक्ट। और ये चीज हमको देखने को मिल गई है, ये हमें क्या दिखा? हैज बिगन टू रिफ्लेक्ट मतलब इसने शुरू कर दिया है दिखाना। क्या दिखाना शुरू किया है? द पास थ्रू इफेक्ट्स। पास थ्रू इफेक्ट्स मीन्स ये जो फूड का प्राइस बढ़ रहा है, खाने का प्राइस जो बढ़ रहा है, जो फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह का जो प्राइस बढ़ रहा है, इसका पास थ्रू इफेक्ट मतलब जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रहा है ये दिखना हमें शुरू हो गया है मोर क्लियरली, ज्यादा क्लियरली अब हमें दिख रहा है पिछले महीनों के कंपेरिजन में। हाउएवर लेकिन जो पिछले महीने का होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर था, जो दुकानदारों को महंगाई पड़ रही थी, उसका जो नंबर था, जो कि पहला आया था नई वाली WPI सीरीज के अंदर एंड ड्यू लेटर दिस मंथ, और जो अभी ड्यू है इस महीने के अंत में, अलोंगसाइड इंडियाज फर्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहला अभी तक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी निकालना शुरू हुआ है जो कि इंडिया का पहली बार निकाला जा रहा है। शुड रिवील, ये रिवील करेगा, रिवील मीन्स शो करेगा। क्या शो करेगा? हाउ मच ऑफ द प्राइस शॉक, कि कितना प्राइस शॉक प्रोड्यूसर्स जो लोग बना रहे हैं एंड होलसेलर्स जो सामान खरीद रहे हैं दुकानदारों को देने के लिए, वो कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्राइस शॉक मतलब महंगाई जो बढ़ रही है वो प्रोड्यूसर खुद कितना एब्जॉर्ब कर रहा है अपने पास, सामने आगे पास नहीं कर रहा है, वो हमें देखने को कब पता चलेगा? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पहले इस बात को समझो कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्यों निकाला गया। देखो क्या हुआ, मान लो कोई सामान 10 रुपए का है, प्रोड्यूसर को वो पड़ा 10 रुपए का, जिसने बनाया उसको पड़ा 10 रुपए का, इसने होलसेल वाले को बेच दिया 15 रुपए का, होलसेल वाले ने कस्टमर दुकानदार को बेच दिया 20 रुपए का। अब मानो ये जो प्राइस है ये 10 से 12 रुपए हो गया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई और ये 10 से 12 रुपए की हो गई, तो इसको कितने का पड़ा? 12 रुपए का। लेकिन इसने ये अमाउंट अब्सॉर्ब कर लिया, कह रहा कोई बात नहीं मैं आगे नहीं बढ़ाता, मेरी सेल कम हो जाएगी। इसने इसको 15 का ही दिया, इसने इसको 20 का ही दिया। तो हमें तो ऐसा लगा, हम तो यहाँ पे महंगाई को कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमको क्या फील हुआ कि महंगाई बढ़ी नहीं। क्यों हमको फील हुआ महंगाई बढ़ी नहीं? क्योंकि इस प्रोड्यूसर ने जो महंगाई बढ़ी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, इसने आगे ट्रांसफर ही नहीं किया था। तो हमारे पास तो महंगाई का गलत डेटा आया, एक्चुअल में महंगाई बढ़ी थी लेकिन यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ी थी, तो हमारे पास महंगाई का गलत डेटा आया। इसीलिए सरकार ने एक नई सीरीज निकाली जिसको बोला गया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि अब हम महंगाई को यहाँ के पे कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा आए महंगाई का वो सही आए। तो इससे हमें पता चलेगा कि कितनी महंगाई है जो प्रोड्यूसर और जो होलसेलर है वो एब्जॉर्ब कर। मान लो इसने 10 का 12, इसने 15 का 16 दे दिया होगा, लेकिन इसने 16 का 20 ही रहने दिया, तो इसने भी कुछ महंगाई एब्जॉर्ब कर ली। समझ आया कि ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्यों निकाला गया? जिससे कि ये दोनों जितनी महंगाई एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमको पता लगे। मे का जो फूड इन्फ्लेशन है, मे की जो फूड महंगाई है वो बढ़ गई, वो राइज कर गई एट अ फास्टर क्लिप, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, 4.78% चली गई, जबकि अप्रैल में 4.20 थी। मतलब खाने पीने में महंगाई बढ़ गई। वाइल ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन जो आने जाने की महंगाई थी, फ्यूल की महंगाई थी, पेट्रोल डीजल की महंगाई थी, सीएनजी की महंगाई थी, वो भी 1.75% बढ़ गई आफ्टर अ मार्जिनल मीन्स वेरी लेस। बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ था अप्रैल में, बहुत कम नीचे आई थी अप्रैल में, लेकिन मई में वो बढ़ गई। ये जो है बढ़ गई अप्रैल में। अ सब डिविजन विद इन द सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर ही एक सब डिविजन जो इसका एक छोटा पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, जो सामान आता जाता है
वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई, उसमें महंगाई बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। तो जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें महंगाई 7.63% बढ़ गई। सिग्नलिंग, ये क्या शो कर रहा है? सिग्नल मीन्स शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ग्रोइंग प्राइस पास थ्रू, कि फ्यूल के बढ़ने से किस तरीके से बाकी का सामान भी प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गेहूं का प्राइस वही है लेकिन फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, इसका मतलब क्या? गेहूं का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट बढ़ती है जब, तो वो पास थ्रू हो जाती है और बाकी सामानों का भी प्राइस बढ़ा देती है। दिस वॉज लार्जली ड्रिवन, और ऐसा क्यों हुआ? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्यों बढ़ी? क्योंकि 4 ट्रांचेस, ट्रांचेस का मतलब क्या होता है? एक एक करके, तो एक एक करके 4 पार्ट्स में, ट्रांचेस मीन्स पार्ट्स, तो एक एक करके 4 पार्ट्स में पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ाया गया। और ये शुरू कब हुआ? मई के बीच से। तो 4 बार पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ाया गया, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा तो सामान का जो आना जाना है उसका कॉस्ट बढ़ गया, तो सामान का कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से ओवरऑल महंगाई बढ़। समझ आया पैसेज सभी को? इस तरह के आर्टिकल्स बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ज्यादा, ह्यूजली, द शार्प राइज, बहुत तेजी से जो बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल एलपीजी प्राइस, मतलब जिन होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को एलपीजी खरीदनी है उनमें जो बढ़ोतरी हुई है बाय अबाउट 1300 पर 19 केजी सिलेंडर। तो 19 किलो का जो सिलेंडर आता है उसमें 1300 रुपये बढ़ चुके हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि लगभग लगभग 75% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है फरवरी के बाद। बाप रे, 75% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कमर्शियल एलपीजी का प्राइस। अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड, और ये चीज देखने को मिली है कि महंगाई आ गई है रेस्टोरेंट्स में। तो रेस्टोरेंट्स में खाना महंगा क्यों हो गया है? क्योंकि उनके लिए एलपीजी का प्राइस बहुत बढ़ गया है। और जो अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरीज है, मतलब जहाँ हॉस्टल्स वगैरह हैं जहाँ पे, या मेस वगैरह जो होती हैं जहाँ पे लोगों को रहना खाना मिलता है, तो वहाँ पे भी बढ़ोतरी क्यों आ गई है? क्योंकि उनके लिए एलपीजी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विच स्टूड एट, जो कि 5.75% पे था, द सेकेंड हाइएस्ट डिविजन, और ये सबसे ऊपर है पर्सनल केयर के बाद। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, शैम्पू वगैरह जो होते हैं, एंड मिससेलेनियस, जो अलग अलग तरह के सामान और सर्विसेज। इन्फ्लेशन इन द लैटर कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें जो महंगाई है वो 18.46% बढ़ चुकी है, जो दिखाती है रिफ्लेक्टिंग सोरिंग, सोरिंग मीन्स इंक्रीजिंग। ये क्या दिखा रही है? कि बढ़ रहे हैं प्रेशियस मेटल के प्राइसेस, तो जो प्रेशियस मेटल्स है उनके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी महंगाई आ रही है। चलो डोमेस्टिक एलपीजी, अब जो घरों में हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें भी सेकेंड प्राइस रिवीजन हो चुका है। घरों के सिलेंडर भी बढ़ चुके हैं, 29 रुपीज से बढ़ चुके हैं इस महीने की शुरुआत में। विल लाइकली फाइंड अ फुलर एक्सप्रेशन, ये पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे जून के कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो घरों में जो हम सिलेंडर मंगाते हैं उसका भी प्राइस 29 रुपए बढ़ चुका है, तो ये चीज भी कंट्रीब्यूट करेगी जब जून का महंगाई का डेटा आएगा। हालांकि जो मई का जो महंगाई का डेटा है वो आरबीआई के 4% टारगेट से कम है। आरबीआई कहता है कि महंगाई ना 4 ± 2 तक चलनी चाहिए।
4 ± 2 समझते हो कि आरबीआई कहता है कि 4% तो ठीक है, इससे नीचे भी चली जाएगी 2% वो भी ठीक है, इससे ऊपर चली जाएगी 6% तक वो ये भी ठीक है, बट इससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो आरबीआई का जो 2 से 6% का टॉलरेंस बैंड है उसके अंदर है महंगाई, 4% से भी कम है। लेकिन आरबीआई ने इस बार रिटेन किया, रिटेन मीन्स मेंटेन किया, चेंज नहीं किया अपना न्यूट्रल स्टांस एट इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। अब न्यूट्रल स्टांस क्या होता है? न्यूट्रल स्टांस होता है कि रेपो रेट को हम चेंज ही नहीं कर रहे। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा देती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर रेपो रेट आरबीआई कम करता है, इसका मतलब पैसा भर भर के दिया जा रहा है, मतलब कम इंटरेस्ट पे पैसा दिया जा रहा है, मतलब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ाया जा रहा है। अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है, इसका मतलब है पैसा अब महंगा दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब है मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा रहा है। आरबीआई ने इस बार न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया, मतलब ना ही रेपो रेट कम किया और ना ही रेपो रेट बढ़ाया। सिग्नल किया कंसर्न, चिंता के ऊपर कि हो सकता है आगे कि प्राइस प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए। इट्स इंटरवेंशन, आरबीआई जो बीच में आया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, आरबीआई ने डॉलर सेल किए हैं। एज मीन वाइल, इसने उस दौरान में हमको हेल्प किया है शोर अपनी सपोर्ट करने में रुपी को। आपको पता है रुपी गिरता जा रहा था, रुपी की वैल्यू कम पे कम होती जा रही थी। रुपी गिरने का मतलब क्या है कि मान लो पहले $1 वॉज इक्वल टू 78 रुपीज, अब $1 इज इक्वल टू 95-96 रुपीज के अलावा, तो इसको बोलते हैं रुपी का गिरना। रुपी कमजोर होता जा रहा था तो आरबीआई ने कदम उठाया और डॉलर सेल किए, जिससे कि रुपी को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी है ये, जब से यूएस इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट जो है ईरान के साथ बढ़ती है। तो यूएस इजराइल की जो ईरान से लड़ाई बढ़ी है, एस्केलेटेड मीन्स बढ़ जाना, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई, तब से रुपी बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, गिरता जा रहा है लगातार। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? द करेंसी, जो हमारी करेंसी है, विच ब्रीफली, ब्रीफली मीन्स थोड़े से समय के लिए, अप्रोच कर गई थी, पहुंच गई थी 97 रुपीज पर डॉलर। तो इतनी पहुंच गई थी मई में, मतलब बहुत ज्यादा गिर गया था। अब इज नाउ ट्रेडिंग, तो थोड़ा सा पीछे हुआ है, 95-96 के आसपास आ गया है। द सेंटर में नेवरदलेस, नेवरदलेस मीन्स फिर भी, सेंटर को इसके बावजूद भी कुछ कंफर्ट मिल सकता है, कुछ सुकून मिल सकता है फ्रॉम द फैक्ट, इस सच्चाई से कि जो कोर इन्फ्लेशन है, मतलब कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल का प्राइस बढ़ा हटा दो, पेट्रोल डीजल का और खाने पीने का हटा दो महंगाई में से, बाकी चीजों की जो महंगाई है वो कंट्रोल्ड रही है, कंटेन्ड मीन्स कंट्रोल्ड रही है, रिलेटिवली मीन्स कंपैरेटिवली 3.8 से 3.9% की। तो फूड और फ्यूल का प्राइस ही बहुत बड़ा है, बाकी चीजों का प्राइस इतना नहीं बढ़ा, जो कि अनचेंज्ड है, रिसेंट मंथ का डेटा लें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दिस कोइंसाइड्स, और ये चीज मैच कर रही है, कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है? मैच कर रही है। किस चीज के साथ मैच कर रही है? विथ साइंस ऑफ, कि कुछ उम्मीदें हैं कि यूएस और ईरान की क्या हो जाए? रिप्रोचमेंट, रिप्रोचमेंट मीन्स रिश्ते थोड़े ठीक हो जाए, एंड हो जाए लड़ाई।
तो ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, रिश्ते ठीक हो जाएंगे एंड अनइंटरप्टेड, और फिर शिपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल ले लिया था, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, लड़ाई खत्म हो जाए और शिपिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी फिर भी अनसर्टेनिटी तो परसिस्ट कर रही है, परसिस्ट मीन्स कंटिन्यू कर रही है। अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है कि क्या अब ईरान कोई फीस लगाएगा। अब ईरान को पता है ये चीज फील हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मेरा है। इस लड़ाई ने ईरान को वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये तो मेरा है। तो क्या अब ईरान कोई फीस लगा देगा कि जिन लोगों को भी इसे तो पास करना है पहले मुझसे कोई मुझे फीस दो, या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा वहां से सामान गुजरने में उस रास्ते से। तो अगर ईरान को ये चीज फीलिंग आ गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे तो मैं ही इसका राजा हूँ, और अब तो जो भी आएगा वो मुझे कुछ पैसे देगा या फिर मैं रोक लगा दूंगा, तो इससे क्या हो सकता है, फ्यूल प्राइस बढ़ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उन कंट्रीज के लिए जो एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करता है। इवन इफ क्रूड प्राइसेस सॉफन, अगर क्रूड के प्राइस सॉफन भी हो गए, मतलब डिक्रीज भी हो गए, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इस बात के चांसेस कम है कि वो तुरंत की तुरंत रिटेल प्राइस इंक्रीजेस को कम कर देंगी। तो क्रूड ऑयल का प्राइस वहां से कम हो गया, तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात पे भी डाउट है, क्योंकि उनको बहुत लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस को पहले वो रिकवर करने की कोशिश करेंगी, तो तुरंत की तुरंत तो प्राइस कम नहीं करेंगी कस्टमर के लिए। एलपीजी प्राइसेस भी हो सकते हैं स्टिकी रहे, स्टिकी मीन्स जिस लेवल पे अभी है उसी लेवल पे बने रहे। दस इसीलिए तो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स मीन्स चांसेस, तो जो चांसेस हैं कि एक लंबी शांति बनी रहे इसके चांसेस बढ़ गए होंगे, लेकिन तुरंत की तुरंत महंगाई कम हो जाए इस बात के चांसेस कम है। अच्छा था ना पैसेज, समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चले लेट्स डिस्कस देम। इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है कि बढ़ोतरी हो गई है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन्फ्लेशन? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, सही बात है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इसकी वजह से प्राइस बढ़ा है? नहीं। वेयर हाउस ऑटोमेशन बढ़ गया, इसकी वजह से? नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से प्राइस बढ़ा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े। तो आंसर इज व्हाट? ए, ओनली ए। कौन सा स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं इंडिया के करेंसी मूवमेंट को लेकर कि रुपये की जो वैल्यू गिरी है उसको लेकर हम क्या कह सकते हैं? आरबीआई इंटरवेंशन से सपोर्ट तो दिया है, सही बात है। पहले 97 था, फिर 95 96 हो गया, तो आरबीआई जो बीच में आया उसे सपोर्ट तो मिला है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वापस से आ चुकी है पूरी तरीके से? नहीं। स्टेबल हो गया क्या रुपी? नहीं, स्टेबिलिटी की तो कोई बात नहीं करी। जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से रुपये का परफॉर्मेंस ऐसा हुआ है, सही बात है। रुपये का परफॉर्मेंस में एक रोल जियो पॉलिटिकल टेंशन का भी है। तो आंसर इज बी, बोथ ही आंसर। जियो पॉलिटिकल टेंशन में जो आपस में कंट्रीज की लड़ाई हो रही है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 75% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 75% मीन्स 3/4। राइट, कमर्शियल एलपीजी का प्राइस बहुत बढ़ चुका है। रुपी स्ट्रेंथन हो गया थोड़ा सा क्योंकि आरबीआई बीच में आया डॉलर सेल्स की वजह से। हाँ, रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ था, 97 से 95 96 हो गया था, तो मतलब रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन तो हुआ था। रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन आया है? सबसे ज्यादा तो नहीं था, है ना, सेकंड पे थे, सबसे ज्यादा नहीं था। देखो कहाँ लिखा हुआ था? द सेकेंड हाइएस्ट डिविजन था। फर्स्ट तो appears to be reflected in inflation which stood at this second highest division up। फर्स्ट सबसे ज्यादा तो नहीं था, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं था, तो आंसर वाज बी, बोथ ए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा फिट हो सकता है एट द एंड ऑफ द पैसेज? तो ऑथर ने जो बोला उसके बाद में आप लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट लगा सकते हो? इसीलिए मॉनेटरी अथॉरिटीज एक्सपेक्टेड है कि वो रेट कम कर दें। रेट कटिंग साइकिल की तो बात ही नहीं करी, रेट कम करने का ऑथर ने कोई सजेशन नहीं दिया। कॉन्सिक्वेंटली हाउस होल्ड्स को झेलना पड़ेगा ज्यादा महंगाई, हालांकि थोड़ा बहुत चीजें ठीक हो रही है, फिर भी हाउस होल्ड्स को तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। सही बात है, ऑथर ने बोला था कि लड़ाई हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन तुरंत की तुरंत महंगाई कम नहीं होगी, तो मतलब हाउस होल्ड्स को महंगाई झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो केयरफुल रहें जब तक चीजें अच्छे से और अच्छे से ना हो जाए। तो पॉलिसी मेकर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा, विजिलेंट मीन्स केयरफुल रहना पड़ेगा, जब तक जो बाहर की प्राइस रिस्क है वो रिसीड मीन्स पीछे ना हो जाए, कम ना हो जाए, बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात है, पॉलिसी मेकर्स को केयरफुल रहने की ऑथर ने बात करी है। तो आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी। चलिए आ जाते हैं टोन पे। ऑथर बहुत खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं। ऑथर कह रहे हैं सब बर्बाद हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स सब बर्बाद हो जाएगा। चिंतित तो है बट बर्बाद हो जाएगा सब कुछ क्योंकि तुरंत की तुरंत इकोनॉमी गिरने वाली है? नहीं, ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, ऑथर चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और चिंतित भी है कि आगे की रिस्क है, सही बात है। ऑथर मजाक उड़ा रहे हैं, सटायरिकल मीन्स मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ऑथर मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तो आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चले आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे। रिक्वेस्ट फिर से करूंगी, 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। चले, एरर डिटेक्शन फॉर ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. Each of the girls, each, every, either, neither, 120 rules of grammar. Rule number 1, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे है ना. हैज ब्रॉट हर ओन लंच बॉक्स. तो यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हर आएगा. डी और सी दोनों में गड़बड़ थी. हार्डली से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, तो हमेशा इन्वर्जन होता है. इन्वर्जन का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है. एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो. हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, मतलब ग्राउंड छोड़ गई. इफ ही हैड इन्वाइटेड मी, कंडीशन आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो रिजल्ट में आप क्या लगाते हो, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही लगी हुई है. मतलब ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, कोई एरर नहीं है. ही इज सीनियर, सीनियर के साथ क्या लगाते हैं, टी ओ टू लगाते हैं. लास्ट में जिन शब्दों की आई ओ आर लगता है उसके साथ जो प्रपोजिशन होती है वो टू होती है. तो ही इज सीनियर टू मी इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो कभी बट नहीं लगाते, या तो कुछ भी मत लगाओ, या फिर येट लगा दो, बट कभी भी मत लगाना. आंसर इज बी. स्कोर्स एवरीवन इन एरर डिटेक्शन. चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल में. पूरा पैसेज पहले आप खुद से पढ़ेंगे, आंसर्स बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे. स्किमिंग करने का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना. चल, ऑल द बेस्ट एवरीवन. चलिए लेट्स डिस्कस द आर्टिकल.
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल था, फिनेंस बेस्ड आर्टिकल था। एक फेयर, सही, जस्ट, एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी रेजिम, रेजिम मीन्स रूल्स, इंसॉल्वेंसी मीन्स किसी ने कर्जा लिया है, वो कर्जा चुका नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया बोलते हैं इसको। जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे सारे के सारे रूल्स का इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, ये दिखाता है कि स्ट्रगल हो रही है, कि जो कंपनीज परेशान है हम उनको बचाएं कैसे, और जिसने लोन दिया है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो कन्फ्यूजन है जिसको चक्रव्यूह भी बोला जाता है। एक मॉडल निकाला गया डेटर इन पोजेशन मॉडल, इस एक्ट के अंदर, इसमें प्रमोटर का मिसयूज हुआ। फिर एक क्रेडिटर इन कंट्रोल फ्रेमवर्क निकाला गया, इसमें लॉ मेकर्स एक बैलेंस अप्रोच चाह रहे हैं। आईबीसी का मकसद था कि समय पे रिजोल्यूशन हो जाए, पैसा मिल जाए जिसने लोन दिया है उसको, लेकिन लंबे लंबे केसेस चले, प्रोसीजर में डिलेज हुई, इसकी वजह से बेकार हो गया। 2026 में एक अमेंडमेंट आया, इसने ये प्रोसेस बनाया जिसमें एक हाइब्रिड मैकेनिज्म था, जिसमें इसके फीचर्स को इसके फीचर्स से कंबाइन कर देगा। तो दो अलग अलग मॉडल्स चलाए गए, फिर एक हाइब्रिड निकाला गया, उनके बीच का निकाला गया, जिसमें दोनों को मिला दिया गया। इन सेक्शंस के अंदर अभी जो मैनेजमेंट है उसके पास कंट्रोल रहता है, और एक प्रोफेशनल होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वैल्यू डिस्ट्रिक्शन कम हो जाता है जो प्रोसीडिंग्स में होता है। अमेंडमेंट ने ये भी बताया, जो विदर्भा इंडस्ट्रीज का जजमेंट था उसको भी रिस्पॉन्ड किया, मे के की जगह शैल लगा दिया। मतलब इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस को फाइल करना मैंडेटरी हो गया, अगर एक बार ये प्रूव हो गया कि आपने कर्जा लिया है और आप उस कर्जे को चुका नहीं रहे हो। इनोवेटिव था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि सिर्फ नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते। इसकी वजह से एक हायरार्की बन गई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर, और चिंताएं अट गई इस चीज़ के अंदर। डिस्टिंक्शन जो था इन दोनों के बीच में, जो कि इसमें रखा गया, ये सब क्लासिफिकेशन में एक लॉजिक की कमी थी। फिर जो नॉन नोटिफाइड क्रेडिटर्स थे वो भी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते थे। रेस्ट्रिक्शन ने छोटी छोटी कंपनीज को भी, छोटे छोटे क्रेडिटर्स जो थे उनको मार्जिनलाइज कर दिया, उनको साइड में रख दिया। बार्गेनिंग पावर जो है एक पूरे ग्रुप के हाथों में दे दी। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग रेजीम्स थे, जैसे कि चैप्टर 11 इसमें और यूके में, ये बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन हो सकता है स्टेक होल्डर का, कितना उसका फाइनेंशियल एक्सपोजर है। बेटर सोल्यूशन क्या होगा कि आप एक ऐसा CIRP बनाओ जिसमें ये वाला रूल हो कि कोई भी क्रेडिटर जो है प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकता है। तो ये इस मॉडल से फेयरनेस बढ़ जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बेसिकली ऑथर ने बताया कि क्या क्या मॉडल्स हमारे यहाँ चल रहे हैं और मॉडल्स में क्या क्या कमी है। तो इनमें से कौन सा है जो ऑथर ने बुराई करी इस अमेंडमेंट की? अच्छा, ऑथर ने बुराई क्या करी, पहले मुझे बताओ, ऑथर की बुराई क्या थी? बुराई इसने क्या किया, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को अलाउ किया कि वो इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं। रेस्ट्रिक्शन लगाए कि इनिशिएट कौन करेगा? इनिशिएट वही करेगा जो नोटिफाइड वाला होगा। तो ए तो नहीं हो सकता। चलो, इसने इम्प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया इन दोनों के बीच में, जो इस जजमेंट के से अलग था। इट इम्प्रॉपरली डिफरेंशिएट्स बिटवीन फाइनेंशियल, इम्प्रॉपर डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं। इसने क्रेडिटर ओवरसाइट ही हटा दिया और पूरा का पूरा डेटर कंट्रोल दे दिया, नहीं। इसने मनमाना सा डिस्टिंक्शन बना दिया नोटिफाइड और नॉन नोटिफाइड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में, हालांकि दोनों केपेबल थे इन अपॉर्चुनिटीज को देखने में, बट एक डिफरेंशिएशन क्या बनाया था इसने कि सिर्फ नोटिफाइड वाले ही इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को। याद है, पढ़ा था? ओनली नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इनिशिएट द प्रोसेस। सिर्फ यही है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब इसने नोटिफाइड और जो नॉन नोटिफाइड है उनके बीच में क्या कर दिया, उनके बीच में एक डिफरेंस बना। कोई परेशानी किसी को? चलो अगला देखते हैं। ये जो अमेंडमेंट आया था इसका रिस्पॉन्स क्या था, क्या हुआ था? इसमें मे की जगह शैल लगा दिया था, तो रिप्लेसिंग मे विथ शैल, और एडमिशन मैंडेटरी कर दिया था। अगर डेट और डिफॉल्ट प्रूफ हो जाए तो आपको एडमिट करना ही करना पड़ेगा। तो मे की जगह शैल लगाया था, ये भी हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था मे की जगह शैल लगाया था? ये रहा। तो विदर्भा इंडस्ट्री जजमेंट में उन्होंने मे की जगह शैल लगाया था और एडमिशन को मैंडेटरी। आंसर वाज सी। स्कोर्स एवरीवन। तो आप समझ रहे हो स्किमिंग के आर्टिकल में क्या होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर वर्ड्स फॉर यू। ऑस्टियर मतलब वो इंसान जो बहुत ही सिवियर हो, स्ट्रिक्ट हो, मतलब जो मटेरियलिस्टिक इंसान ना हो, उस इंसान को आप क्या बोलते हो? उस इंसान को आप बोलते हो ऑस्टियर। कर्सरी, जल्दी जल्दी कर दिया आपने। डिलिजेंट, जो बहुत मेहनत
से काम करता हो, एरिटिक जो इरेगुलर हो, ल्यूसिड जो एकदम क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 3, 5, 1, 2 एंड 4। कितने लोगों के आंसर सही निकले? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? चलो इडियम्स पे आ जाते हैं। टेक अमरिज, आप इरिटेट हो चुके हो, ऑफेंड हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। सी, रन द गॉन्टलेट मतलब आपकी बुराई कर रहे हैं लोग। फेस सिवियर क्रिटिसिज्म, होल्ड द फोर्ट आपके पास पावर है, मेंटेन पोजीशन, पुश द बोट आउट आपने पूरी मेहनत करके बोट को बाहर किया, मतलब आपने बहुत मेहनत करी है, मेक बिग एफर्ट, फॉल ऑन डेफ ईयर्स मेरी बातें बहरे कानों में पड़ रही हैं, या ब्लाइंड आईज भी बोलते हैं, मतलब आप मेरी बातों को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। आंसर इज व्हाट? CEAD एंड स्कोर्स। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो जो बच्चे 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें, है ना। एवरीवन हैज टू राइट। जितने बच्चों ने अभी तक प्रोफेशनल बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। आज से हम प्रोफेशनल बैच में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करें। तो अभी हमने पैराजंबल बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा, क्लोज टेस्ट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा, हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं। आप आज से ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफेशन एक साइक्लिकल बैच होता है, एवरी मंथ हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग क्वेश्चंस, क्विजेस, सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रोफेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज का ज्वाइन करो। कोड आपका निमिषा लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्टली येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं, 11 बजे होती हैं। आज भी हम 11 बजे वाली क्लास के लिए मिलने वाले हैं। येस ऑफिसर इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन। आप जितने बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आज के आज ही कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे येस ऑफिसर का। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में 2880 के प्राइस में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इस बार को कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। बैक टू बैक बैंकिंग एग्जाम्स ही आने वाले हैं। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि आज से ही क्लासेस में, और जितना डिले करोगे बाकी उतने ही बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो यू हैव टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे 11 बजे आपकी परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।